स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। इस टॉपिक को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाचन क्रिया, जब भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे रोटी, चावल, दाल, कुछ भी हम ग्रहण कर रहे हैं, ये हमेशा बड़े और जटिल रूप में होते हैं। इनको हमें छोटे और सरल रूप में परिवर्तित करने के लिए एंजाइम और जल की सहायता लेनी होती है। बिना एंजाइम और जल की सहायता के पाचन क्रिया संभव नहीं है, इसलिए ये दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है पाचन क्रिया के लिए। आप सभी को पता है भोजन के पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, ये सभी। परंतु भोजन के जो पोषक तत्व हैं, हमारा शरीर इसको परिवर्तित रूप में ग्रहण करता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट हम ग्रहण करते हैं तो वो हमें ग्लूकोज के रूप में प्राप्त होता है। वसा ग्रहण करते हैं तो ये हमें फैटिक अम्ल के रूप में प्राप्त होता है। वहीं प्रोटीन जब ग्रहण करते हैं तो ये हमें अमीनो अम्ल के रूप में प्राप्त होता है। पाचन क्रिया को 5 चरणों में विभाजित किया गया है। पहला है भोजन का अंतर्ग्रहण, दूसरा है भोजन का पाचन, तीसरा है भोजन का अवशोषण, चौथा है भोजन का स्वांगीकरण, पांचवा है भोजन का निष्कासन। हम एक एक करके इन चरणों को पढ़ेंगे। पहला चरण है भोजन का अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण से तात्पर्य है भोजन को जो हम मुख में रखते हैं, वहीं पे हम इसे कह सकते हैं यह भोजन का अंतर्ग्रहण है। दूसरा चरण है भोजन का पाचन। इसके अंतर्गत पाचन तंत्र पूरी सिस्टम आती है और इस पूरे सिस्टम को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल जिसे बोलते हैं, दूसरा है सहायक पाचक अंग। आहार नाल के अंतर्गत मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सभी आते हैं। वहीं सहायक पाचक अंग के अंतर्गत दांत, जीभ, यकृत, अग्नाशय, ये सभी सहायक पाचक अंग हैं। पहले भाग को पढ़ते हैं आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। आहार नाल मुख गुहा से स्टार्ट होकर यह गुदा के पश्च द्वार तक अर्थात मलाशय तक यह पूरी फैली हुई रहती है। यह 30 फीट लंबी होती है और यहीं से इसके अंतर्गत सारे जितने भी मुख गुहा है, ग्रास नली है, अमाशय है, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सभी आहार नाल के अंतर्गत ही आते हैं। पहला पॉइंट है मुख गुहा, बक्कल कैविटी। पाचन क्रिया का आरंभ मुख गुहा से ही होता है और हमारे मुख गुहा में केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन होता है, प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको याद रखिएगा। हमारी मुख गुहा में लार पाए जाते हैं, सलाइवा। इन सलाइवा में सलाइवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, लार ग्रंथियां जिन्हें बोलते हैं। इनकी संख्या 3 जोड़ी होती हैं। इन ग्रंथियों में 99% जल और 1% एंजाइम पाया जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि पाचन क्रिया तभी संभव है जब वहां पे जल और एंजाइम पाए जाएंगे। तो यहाँ पे 99% जल पाए जा रहे हैं और 1% एंजाइम। इस 1% एंजाइम में 2 एंजाइम ऐसे हैं, पहला है टाइलिन जिसे हम एमाइलेज भी बोलते हैं और दूसरा है लाइसोजाइम। ये 2 ऐसे एंजाइम हैं जो हमारे लार ग्रंथियों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दांत। दांत की संरचना पे मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीभ। हमारे मुख के अंदर एक मोटी मांसल संरचना पाई जाती है जिसे हम जीभ कहते हैं। जीभ एक सहायक पाचक अंग होता है। इसके ऊपर अनेक छोटी छोटी कलिकाएं पाई जाती हैं। ये स्वाद कलिकाएं हमें अलग अलग स्वाद का अनुभव कराती हैं। जैसे ये डायग्राम आपको दिख रहा है, जीभ के अग्र भाग से हमें मीठे का अनुभव होता है। जीभ के ये साइड वाले भाग से हमें खट्टेपन का अनुभव होता है। जीभ के पार्श्व भाग से यहाँ से हमें नमकीन का अनुभव होता है। साथ ही जीभ के पश्च भाग से हमें कड़वाहट का अनुभव होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रसनी। यह मुख गुहा के पीछे का हिस्सा होता है जहां पर श्वास नली और भोजन का निगलना दोनों कार्य इस समान नली से ही होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रास नली, ओसोफेगस।
ओसोफेगस यह एक 25 सेंटीमीटर लंबी संरचना है। यह मुख गुहा को अमाशय से जोड़ने का कार्य करती है। साथ ही यह कार्टिलेज की बनी हुई एक उपास्थि होती है। उपास्थि होने के कारण इसका एक विशेष गुण है, इनमें संकुचन पाया जाता है, अर्थात इनमें लचीलापन पाया जाता है, जिसके कारण यह फैलने और सिकुड़ने का कार्य कर सकती हैं। जब भी हम भोजन के बड़े टुकड़े ग्रहण करते हैं तो ये ग्रासनली के द्वारा ही उन टुकड़ों को आसानी से हम निगल सकते हैं, क्योंकि ग्रासनली आसानी से फैल और सिकुड़ सकती है। साथ ही यहाँ पर किसी भी प्रकार के एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, इसी कारण यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी पाचन क्रिया नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अमाशय, स्टमक। स्टमक 30 सेंटीमीटर एक थैलीनुमा संरचना होती है। स्टमक के दीवारों पर जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिन्हें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं। इन गैस्ट्रिक ग्लैंड से जठर रस निकलते हैं। इनके अंतर्गत 3 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिनमें पहला है पेप्सिन, दूसरा है रेनिन, तीसरा है म्यूसिन। पेप्सिन का कार्य प्रोटीन का पाचन करना, रेनिन का कार्य है दूध में पाए जाने वाले केसिन एंजाइम का पाचन करना। साथ ही म्यूसिन का काम है HCl के हानिकारक प्रभाव को कम करना। अब HCl क्या है, इसको मैं आपको क्लियर कर दूं कि HCl अमाशय के कोशिकाओं में, इस भाग में कोशिकाओं में इनके द्वारा इनका स्रावण होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। यह भोजन को गलाने का कार्य करता है, परंतु इनका प्रभाव इतना हानिकारक होता है कि यह पत्थर और कंकड़ को भी गला सकते हैं। तो जब हमारे अमाशय में भोजन नहीं होते हैं पर्याप्त मात्रा में, तो ये अमाशय की दीवारों को धीरे धीरे काटने का कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं। HCl के इसी हानिकारक प्रभाव को रोकने के लिए म्यूसिन नामक एंजाइम कार्य करता है, और इन तीनों रसों को पेप्सिन, रेनिन तथा म्यूसिन, ये तीनों मिलकर भोजन को अर्धतरल अवस्था में कर देते हैं। भोजन के इसी अर्धतरल अवस्था को हम काइम कहते हैं। अमाशय में केवल प्रोटीन और वसा का ही पाचन होता है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आंत, इंटेस्टाइन। आंत को व्यास के आधार पर विभाजित किया गया है। आंत टोटल 22 सेंटीमीटर की संरचना होती है, जहाँ बड़ी आंत 5 सेंटीमीटर, वहीं छोटी आंत 17 सेंटीमीटर की संरचना होती है। अब आपको लग रहा होगा कि 5 सेंटीमीटर यह बड़ी है और 17 सेंटीमीटर यह छोटी, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आपको बता दूं, व्यास अर्थात चौड़ाई के आधार पर बड़ी आंत ज़्यादा चौड़ी है, वहीं चौड़ाई के आधार पर छोटी आंत उससे कम है। छोटी आंत लंबाई के आधार पर बड़ी है, परंतु हमने आपको बताया कि व्यास के आधार पर विभाजित यहाँ पे किया गया है, इसलिए बड़ी आंत 5 सेंटीमीटर की संरचना को हम बड़ी आंत बोलते हैं, वहीं 17 सेंटीमीटर की संरचना को हम छोटी आंत बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा छोटी आंत। यहाँ पर भोजन का पाचन व अवशोषण सर्वाधिक होता है। इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है ग्रहणी, दूसरा है अग्रक्षुद्रांत, तीसरा है क्षुद्रांत। ग्रहणी को इंग्लिश में डियोडेनम कहते हैं। ये पार्ट डियोडेनम है। ये इंग्लिश के यू अक्षर की तरह इसका शेप होता है, इस तरीके की इसकी संरचना होती है मुड़ी हुई। यहाँ पर लीवर में बने हुए पित्त रस तथा अग्नाशय, पैंक्रियास में बने हुए अग्नाशयी रस, दोनों आपस में मिलकर इस अर्धतरल पदार्थ को, जिन्हें हम काइम कहते हैं, उसको और भी पाचन और अवशोषित करने का कार्य करती हैं। सेकंड पॉइंट है अग्रक्षुद्रांत, जिन्हें हम जेजुनम बोलते हैं। जेजुनम, ये आपको डायग्राम दिख रहा है, एक ऐसी मुड़ी हुई संरचना जो होती है, इस भाग को हम जेजुनम बोलते हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको। इस भाग से भोजन होते हुए इलियम, जिसे हम क्षुद्रांत बोलते हैं, इलियम तक ये भाग पहुंचते हैं। इस भाग को हम इलियम बोलते हैं, लास्ट वाले पार्ट को। जेजुनम, अग्रक्षुद्रांत, यहाँ पर भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है। छोटी आंत में 3 पाचक रस पाए जाते हैं। पहला है ट्रिप्सिन, जिसका कार्य यह प्रोटीन को पचाकर पेप्टोन में चेंज कर देता है। दूसरा है अमाइलेज,
यह कार्बोहाइड्रेट को चेंज करके ग्लूकोज में कर देता है। तीसरा है लाइपेज। लाइपेज रस या वसा को ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है और इन तीनों रस को हम अग्नाशयी रस कहते हैं, जो कि अग्नाशय से निकला हुआ होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत की लंबाई 5 सेंटीमीटर और उसका व्यास 2.5 इंच होता है। व्यास अर्थात इसकी चौड़ाई, और मैंने आपको बताया था कि चौड़ाई के व्यास के आधार पर ही आंत का विभाजन हुआ है। बड़ी आंत, इसमें केवल और केवल जल का अवशोषण होता है। यहाँ पे कोई भी पाचन क्रिया नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार का एंजाइम उपस्थित नहीं होता है। बड़ी आंत को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है सीकम, दूसरा है बृहदांत, तीसरा है मलाशय। सीकम एक मुड़ी हुई कुंडलित 2 इंच की संरचना है, जहां से वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स निकलता है। सीकम का मुख्य कार्य छोटी आंत और बड़ी आंत को जोड़ने का भी है। ये अपेंडिक्स आपको दिख रहा है। ये पहले सेल्यूलोज के पाचन में कार्य करता था, परंतु अब यह एक अवशेषी अंग बनकर रह गया है। दूसरा पार्ट है कोलन, जिसे हम बृहदांत बोलते हैं। इसका मुख्य कार्य है जल का अवशोषण करना, और ये वही भाग है, ये वाले भाग, इसी में सबसे ज्यादा जल का अवशोषण होता है। थर्ड भाग है रेक्टम, जिसे मलाशय बोलते हैं। यह मल द्वार होता है। आज का यह वीडियो पाचन तंत्र, इस टॉपिक पे ये पार्ट फर्स्ट वीडियो था। सेकंड पार्ट आप जरूर देखिएगा, तभी आपको ये पाचन तंत्र के सारे टॉपिक्स क्लियर हो पाएंगे अच्छे से। अब मेरा चैनल साइंस गैलेक्सी, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।